नमस्कार दोस्तों, अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। आज आगे की चर्चा करते हैं। अगला शासक है राव गांगा। राव गांगा, देखिए राव गांगा का कार्यकाल याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। 1515 से लेकर के 1531 तक इनका कार्यकाल है। देखिए इनका जो राज्याभिषेक किया था, राज्याभिषेक, वो बागड़ी के ठाकर ने क्या किया था, अपना अंगूठा काट करके उससे राजतिलक इसका किया था। ठीक है, कहने का मतलब बागड़ी के ठाकर ने अपने खून से इसका राजतिलक किया। फिर राव गांगा जो है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम है मालदेव। इस मालदेव को इसने खानवा के युद्ध में भेजा था। खानवा के युद्ध में, ये खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और ये युद्ध बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इसने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था। तो ये युद्ध जो हुआ था राव गांगा के समय हुआ था। और भेजा किसको, मालदेव को 4000 सेना लेकर के भेजा था इसको। प्रश्न यूं आता है कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में भाग लिया, तो मालदेव ने भाग लिया। ठीक है, हालांकि जिस समय खानवा का युद्ध हुआ उस समय शासक जो था वो राव गांगा था। तो यहां देखिए एक बार क्या हुआ कि ये जो राव गांगा है, ये पान खाने का बड़ा शौकीन था और ये पान खा के बैठा हुआ था। तो अब बैठा जो हुआ था वो 5-4 मंजिल बिल्डिंग थी, उसकी खिड़की में बैठा बैठा पान थूक रहा था पचर पचर। तभी राव मालदेव आया और मालदेव आकर के अपने जो पिता है राव गांगा उसको प्रणाम किया कि पिताश्री प्रणाम। और मालदेव ने अपने पिता गांगा के दोनों पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ के पलटी मार दी और राव गांगा सीधे गिरे नीचे और नीचे से टिकट जो कटा सीधा ऊपर का टिकट कट गया इनका। कहने का मतलब राव गांगा की क्या हो गई, हत्या। तो इसलिए इस मालदेव को राठौड़ों का प्रथम पितरहंता कहते हैं। प्रथम पितरहंता, पितरहंता का मतलब होता है, पितरहंता का मतलब है पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, पितरहंता कहते हैं। और पितरहंता का अर्थ क्या होता है, पिता का हत्यारा होता है। या आप यूं भी कह सकते हो कि मारवाड़ का पहला पितरहंता कौन है, तो मालदेव है। ये मैं मेरे मन से कुछ नहीं कह रहा, ये कहने वाले जो हैं वो हैं वेद विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास। वेद जो विनोद ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता वो श्यामल दास है। तो श्यामल दास ने कहा है कि ये राठौड़ों का पहला पितरहंता है। तो यहाँ देखिए आपने देखा राव गांगा में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। इसका राजतिलक जो है बागड़ी के ठाकर ने अपना अंगूठा काट के किया। फिर अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में भेजा 4000 सेना लेकर के। इसने मालदेव ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे राठौड़ों का प्रथम पितरहंता कहते हैं। और ये कहने वाले कौन है, तो वेद विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास ने वाक्य कहा है। तो ये तो था आपका राव गांगा। अब जो शासक बन गया वो बन गया राव मालदेव। एग्जाम की दृष्टि से राव मालदेव जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अपन चर्चा करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव, देखिए सबसे पहले प्रश्न, इसका कार्यकाल सही है। इसका कार्यकाल बहुत मोस्ट है, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कार्यकाल 1531 से लेकर के 1562 तक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसका कार्यकाल 1531 से लेकर 1562 तक है। फिर है इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो राज्याभिषेक है सोजत में हुआ और सोजत कहाँ है, पाली में। यहाँ पर इसका राज्याभिषेक हुआ है। फिर देखिए इसकी एक उपाधि है, उपाधि हर्षमत वाला शासक। क्या कहते हैं इसे, हर्षमत वाला शासक कहते हैं। और इसको एक उपाधि और मिली हुई है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। जो बदायूं है उसने इसको भारत का महान
पुरुषार्थी राजकुमार का है। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार का इसको। तो बदायूं ने मालदेव को क्या कहा है? महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। तो ये दो प्रश्नों की आपने चर्चा यहाँ की है। राज्याभिषेक जो है सोजतपाली में है, हसमत वाला शासक कहते हैं इसे, और बदायूं ने इसको भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। अब देखिए कुछ युद्धों की चर्चा करेंगे, जैसे हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था। हीराबाड़ी का युद्ध देखिए, हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो 1533 में हुआ है। और ये हीराबाड़ी का युद्ध जो है मालदेव और किसके मध्य हुआ? तो दौलत खां के मध्य। दौलत खां, देखिए हीरा क्या है? हीरा क्या है? तो हीरा एक माल है भाई। हीरा क्या है? बोला हीरा एक दौलत है। तो देखिए हीरा क्या है? एक माल है, एक दौलत है। कहने का मतलब हीराबाड़ी का जो युद्ध है मालदेव और दौलत खां के मध्य हुआ है। अब देखिए यहाँ विजय कौन हुआ है? तो यहाँ पर जो विजय हुआ है वो मालदेव ही विजय हुआ है। तो आपने देखा हीराबाड़ी का जो युद्ध है वो 1533 में हुआ है, मालदेव और दौलत खां के मध्य हुआ। और मालदेव ने क्या किया कि जो नागौर था, नागौर पर अधिकार कर लिया। किस पर? नागौर पर। तो आपसे पूछे कि हीराबाड़ी के युद्ध के पश्चात मालदेव ने किस पर अधिकार किया, तो आप क्या कहोगे? नागौर पर अधिकार कर लिया। अगला युद्ध देखिए वो है पहुबा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पहुबा का युद्ध। तो पहुबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में हुआ। और इसी को कहते हैं साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। साहेबा का युद्ध भी कहते हैं इसको। और ये युद्ध कहाँ हुआ है? अपने पहुबा का युद्ध जो है गंगा नगर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गंगा नगर में पहुबा का युद्ध हुआ है। और युद्ध में एक तरफ मालदेव की सेना है तो दूसरे तरफ थी बीकानेर के शासक राव जेतसिंह की सेना है। किसकी सेना है? राव जेतसिंह की सेना है। यहाँ पर राव जेतसिंह युद्ध में मारा गया। और इस मालदेव ने क्या किया कि बीकानेर को जोधपुर में मिला लिया। बीकानेर को कहाँ मिला लिया? जोधपुर में। यहाँ पर बोल सकते हैं कि मारवाड़ में मिला लिया। बीकानेर को मारवाड़ या जोधपुर में मिला लिया। किसने मिला लिया? तो मालदेव ने मिला लिया। तो यहाँ आपने देखा पहुबा भी कहते हैं, साहेबा कहते हैं। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया है? गंगानगर में लड़ा गया है। और आपने देखा किसके बीच लड़ा गया? तो मालदेव और राव जेतसिंह के मध्य। और राव जेतसिंह युद्ध में ही पितर बन गया, युद्ध में मारा गया। तो इस मालदेव ने बीकानेर को कहाँ मिला लिया? जोधपुर में मिला लिया। अगला जो युद्ध है बहुत महत्वपूर्ण है, गिरिशुमेल का युद्ध। तो अब अपन चर्चा करते हैं गिरिशुमेल के युद्ध की। देखिए गिरिशुमेल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ लड़ा गया है? पाली में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 5 जनवरी 1544 में युद्ध लड़ा गया है। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो एक तरफ तो सेना है मालदेव की है और दूसरी तरफ है शेरशाह सूरी की सेना है। मालदेव और शेरशाह सूरी के सेना है। अब यहाँ पर देखिए इस युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ किसने दिया है? तो बीकानेर के कल्याणमल ने। बीकानेर के कल्याणमल ने साथ दिया है। किसका? शेरशाह सूरी का। कल्याणमल कौन है? तो अभी आपने देखा तो जो राव जेतसिंह था उसी का पुत्र था। तो इसने किसका साथ दिया? शेरशाह सूरी का। वही उसी का देगा क्योंकि मालदेव तो कल्याणमल का क्या था? दुश्मन था। इसलिए साथ कैसे देता? तो साथ दिया शेरशाह सूरी का। अब देखिए यहाँ पर मालदेव की जो सेनापति है वो विशेष रूप से पूछे जाते हैं। सेनापति थे 2, एक का नाम जेता और एक का नाम कूपा। ये दो प्रतापी बहुत
शानदार सेनापति थे, किसके? मालदेव के। अब युद्ध में क्या हुआ कि एक मेड़ता का व्यक्ति था जिसका नाम वीरमदेव था। वीरमदेव था, कहाँ का है? मेड़ता का है। ये वीरमदेव क्या करता था? मालदेव से शत्रुता रखता था। और किस मामले में इनकी शत्रुता थी? तो दरिया जोश हाथी के मामले में। एक दरिया जोश हाथी को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद था। किसके मध्य? वीरमदेव मालदेव के मध्य। अब इस वीरमदेव ने क्या किया कि मालदेव से बदला लेने का एक प्लान बनाया और प्लान के तहत इस जेता को 20,000 रुपए दिए और कूपा को भी 20,000 रुपए दिए। कूपा को ये कहा कि आप हमें कंबल लाके दीजिए, बहुत शानदार कंबल है आपकी। मतलब कूपा को क्या कहा कि आपकी कंबल बड़ी शानदार, आपको तो कंबल लाना आता है, आप ऐसा करो मुझे भी ऐसी कंबल लाके दो। तो इसको क्या दे दिया? 20,000 रुपए। और जेता को कहा कि आपकी तलवार बड़ी शानदार है, मुझे तलवार लाके दो ना, ये लो 20,000 रुपए। ये दोनों को 20,000 रुपए दे दिए। अब वीरमदेव ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिख करके वो मालदेव की सेना जो जहां पर ठहरी हुई थी वहां पर डलवा दी। और उस चिट्ठी में, ये चिट्ठी देखो वीरमदेव ने खुद के नाम से नहीं लिखी थी, ये चिट्ठी शेरशाह सूरी के नाम से थी। इसमें बताया गया था कि जेता और कूपा मेरा साथ देंगे और हम युद्ध में मालदेव को मार देंगे। अब ये चिट्ठी जब मालदेव के हाथ लगी तो मालदेव घबराया। इससे पहले क्या हुआ था? इस वीरमदेव ने ही क्या किया था? इस मालदेव को ये कह दिया था कि मुझे शक है तेरे सेनापति जेता और कूपा पर कि इन्होंने रिश्वत ली है। तो ऐसा कहते हैं कि मालदेव ने जब जेता और कूपा के शिविर की तलाशी ली तो 20,000 रुपए मिल गए थे। बल्कि 20,000 रुपए जो हैं उस जमाने की 1544 की हम बात कर रहे हैं, 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी थी। उस जमाने की तो बहुत बड़ी, आज 20 करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी। तो जब मालदेव ने तलाशी ली तो जेता के पास भी मिल गए 20,000, कूपा के पास भी। देखो कूप और कैसे कूपा है और कैसे क्या है? कंबल खरीदने के लिए, और जेता कैसे क्या है? तलवार खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अब पैसे तो इसलिए दिए थे, लेकिन इसने वीरमदेव ने आग क्या लगा दी कि ये तो बिक चुके हैं, इन्होंने रिश्वत ले ली है। दूसरा, जब चिट्ठी भी हाथ लग गई तो मालदेव युद्ध छोड़ करके भाग गया। मालदेव युद्ध से पलायन कर गया, रात्रि में पलायन कर गया। अब जेता और कूपा को पता चला तो वो उसके पीछे जाने की सोची, लेकिन उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि अब मालदेव हम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दो सबूत जो है हमारे विरुद्ध पाए गए। भाई दिए थे कंबल के, तलवार के लिए दिए थे, लेकिन रिश्वत। दूसरा एक कागज जो कि शेरशाह सूरी के नाम से इस वीरमदेव ने रखवाया था। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि मालदेव यहाँ पर कंफ्यूज हो गया और युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। हालांकि इस जेता और कूपा ने युद्ध जारी रखा और इस युद्ध में क्या हुआ कि विजय तो शेरशाह सूरी हुआ, लेकिन बड़ी कठिनाई से विजय हुआ। ऐसा कहते हैं कि शेरशाह सूरी जो है वो हारने वाला ही था। तभी शेरशाह सूरी ने क्या किया कि इस युद्ध में शेरशाह जो सूरी है उसने युद्ध में ही नमाज अदा की और अल्लाह से प्रार्थना की कि हे अल्लाह मेरी मदद कीजिए। और ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ने इनकी पुकार सुनी और जलाल खां जुलाली को भेजा। किसको भेजा? जलाल खां जुलाली को। कौन सी लाली? जुलाली। जुआ पड़ गई है, लाली कैसा लगता है। तो जलाल खां जुलाली को यहाँ पर भेजा। वास्तव में अल्लाह ने ऊपर से नहीं भेजा है। ये कौन था? तो जलाल खां जुलाली शेरशाह का सेनापति था, जो सही समय पर सेना लेकर पहुंच गया, वरना जेता और कूपा जो हैं इस शेरशाह सूरी को सल्टा देते। लेकिन समय पर सेना लेकर जलाल खां जुलाली पहुंच गया और जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त हुए। जेता और जो कूपा है मालदेव के सेनापति, जेता और कूपा क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति का मतलब है बहादुरी से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए।
अब यहाँ मालदेव के युद्ध में पलायन करने के पश्चात जेता और कोपा ने युद्ध जारी रखा, लेकिन ये दुर्भाग्य से हार गए। जब शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता तो उसके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल गया कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देगा। तो शेरशाह ने कौन सा वाक्य बोला है? शेरशाह सूरी ने वाक्य बोला है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वाक्य इस युद्ध के बाद में बोला था। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछा भी आता है। इस लाइन का मतलब यह है कि उस जमाने में मारवाड़ में कोई विशेष उत्पादन नहीं होता था, केवल बाजरा होता था। तो शेरशाह ने कहा कि बाजरे के चक्कर में मैं पूरे हिंदुस्तान से हाथ धो बैठता। तो ये वाक्य है वो किसने कहे हैं? शेरशाह सूरी ने कहे हैं। तो आपने देखा कौन से युद्ध में ये वाक्य कहे हैं? तो गिरी सुमेल के युद्ध में। इस प्रकार से यहाँ गिरी सुमेल के युद्ध के पश्चात जोधपुर मतलब मारवाड़ पर अधिकार किसका हो गया? शेरशाह का। और 524 दिन तक शासन यहाँ पर किया। और यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में शेरशाही मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। कौन से दुर्ग में? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इसने क्या करवाया कि एक शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस युद्ध के पश्चात देखो अभी आपने देखा था कि कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया। तो कल्याणमल को बाद में शेरशाह सूरी ने बीकानेर युद्ध जीतने के पश्चात वापस सौंप दिया था। ठीक है, अब ये तो बात होगी गिरी सुमेल के युद्ध के बाद अपन ने कर ली। अब अपन चर्चा करते हैं और वो चर्चा है मालदेव की शादी की। वैसे तो मालदेव की 25 रानियां प्लस उपरानियां थी, लेकिन टॉप की रानी की चर्चा करते हैं। और मालदेव की जो रानी है वो है रूठी रानी। मालदेव की रानी रूठी रानी की चर्चा करते हैं। ये रूठी रानी जैसलमेर के लोणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के शासक लोणकरण की पुत्री थी। और इसका जो वास्तविक नाम वो था उमादे। चुमादे नहीं है, उमादे। लगता तो चुमादे है, लेकिन इस रानी का वास्तविक नाम जो था वो है उमादे। और विवाह की पहली रात ही क्या है? रूठ गई। इसलिए इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब मन में ख्याल आया होगा कि ऐसी क्या बात हुई कि विवाह की पहली रात ही रूठ गई? तो भाई मुंह दिखाई नहीं दिया होगा इसलिए रूठ गई होगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है एक फरका होती है डावरिया फरका। इसके तहत कुछ कुमारी कन्या वगैरह भी दी जाती थी राजा महाराजाओं के विवाह में। तो मालदेव अपने दोस्तों के साथ में विवाह की पहली रात थी, बैठ करके पिंटिया ले रहा था। पिंटिया जानते हो ना, शराब। अब नशे में उसे कुछ होश था नहीं। तो इस उमादेवी मतलब रूठी रानी ने दासी को भेजा कि जाके बुला के लाओ। लेकिन मालदेव नशे में इतना चोर था कि वो पहचान ही नहीं पाया कि उसकी पत्नी कौन सी है। उसने दासी को पत्नी समझ बैठा। अब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात रूठी रानी गई कि दासी बुलाने गई थी, वो भी नहीं आई। ऐसी क्या बात है कि मैं भी तो जाके देखूं। जब रूठी रानी गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और ऐसा सीन देखा कि आंखें उसकी खराब हो गई। और उस दिन के बाद में मालदेव की तरफ कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा, मतलब आजीवन रूठ गई। मालदेव ने कई बार प्रयास भी किया था कि मैं इसको राजी कर लूं, लेकिन ये कभी इससे राजी नहीं हुई और रूठ करके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में आ गई। अजमेर के कौन से दुर्ग में आ गई? तारागढ़ दुर्ग में। और इसने एक पुत्र गोद लिया था और उसका नाम था राम। इस राम के साथ अपना जीवन क्या किया? व्यतीत किया। इस रूठी रानी को एक लोक देवी के रूप में पूजते हैं। लोक देवी के रूप में इसको पूजते हैं। जो रानियां आज भी रूठ जाती है, इस देवी की पूजा करती है, वो कहती है कि हे रूठी रानी माता, मुझे ज्यादा से ज्यादा शक्ति देना ताकि मैं मेरे पति से ज्यादा रूठ के रहूं।
तो इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध एक लोक देवी के रूप में इसको पूजा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने एक बार आक्रमण किया तो मालदेव ने इस रूठी रानी को मनाने के लिए ईश्वर बारठ को भेजा था। ईश्वर बारठ इसको मनाने के लिए गया था, तो बाकी की जो रानियां थी उन्होंने आने से रोकने के लिए आशा बारठ को भेज दिया। किसको भेजा? आशा बारठ। इन दोनों की क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। ईश्वर बारठ कितना ही झगड़ा हो जाए राजीनामा करवा सकता था, और आशा बारठ की खास बात ये थी कि कितना ही राजीनामा करवा दो जो वापस लड़ाई करवाने में माहिर था। तो इन दोनों बारठ है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो मालदेव ने मनाने के लिए जो भेजा ईश्वर बारठ को कि जा मेरी रूठी रानी को मना के ला, मेरे हिवड़े से बहुत दूर चली गई है, मना के ला। तो यहाँ पर ईश्वर बारठ ने ऐसा कहते हैं कि रूठी रानी को मना लिया, लेकिन जब वो आने लगी तो आशा बारठ मिले और इस प्रकार से उसको मोटिवेट किया कि वापस रूठ गई और आजीवन वो कभी नहीं आई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे शेरशाह सूरी उठा ले जाए, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन इस मालदेव के तो नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से आपकी रूठी रानी देखो, जब ऐसा कहते हैं कि मालदेव की मृत्यु हो गई थी तो ये पगड़ी के साथ में सती हो गई थी। अब आप देख लो, वैसे तो बड़ी ईमानदार रानी थी, पति की मृत्यु के पश्चात सती तो हुई है, पगड़ी के साथ में क्या हो गई? सती हुई। पगड़ी के साथ सती, और ऐसी महिला कहलाती है महासती। देखो, पगड़ी के साथ सती हुई है तो क्या कहते हैं? महासती। पहले क्या होता था कि यदि किसी राजा की मृत्यु हो गई है और बॉडी लाना संभव नहीं है, दूर कहीं मृत्यु हुई है, तो औरतें क्या करती थी, उसकी रानियां क्या करती थी, उसकी किसी याद के साथ इतनी सती हो जाती थी, ऐसी महिला महासती। और इस प्रक्रिया को अनुमरण कहते हैं। अनुमरण का मतलब है पीछे पीछे मर जाना, तो वही क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। तो ये महासती हो गई, मतलब पगड़ी के साथ सती हुई है। वो मारकर होता तो मारकर के साथ सती होती तो भी वो सती कहलाती। तो यहाँ ये मालदेव की जो रूठी रानी है उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। ठीक है, अब देखो मारवाड़ के प्रश्न आता है कि मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो मालदेव के समय मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किसके समय हुआ है? तो मालदेव के समय मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि किसके समय मारवाड़ में कला और संस्कृति को नया आयाम मिला? कला एवं संस्कृति को नया आयाम मिला तो मालदेव के समय। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उदयपुर के शासक या अपन कहें कि मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य पर हमला जब किया था तो मालदेव ने साथ दिया। किसका साथ दिया? विक्रमादित्य का। किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह कहां का राजा? गुजरात वाला, नहीं कि मुगल सम्राट। ठीक है, तो इसका साथ दिया था किसने? मालदेव ने। इसके अलावा जब उदय सिंह बनवीर को मार करके मेवाड़ का राजा बना था, उदय सिंह ने बनवीर की जब हत्या की और मेवाड़ का फिर से राजा जब बहु बना, तब इसका भी साथ दिया था किसने? मालदेव ने। जब हुमायूं जो हैं, मुगल सम्राट हुमायूं, ये हुमायूं जो हैं ये शेरशाह सूरी से पराजित होकर के जब ये सिंध भाग गया था, तब मालदेव ने इसके पास प्रस्ताव भेजा था कि आजा मैं तेरा सहयोग करूंगा। इंडिया में आपने मुगलों में पढ़ा होगा कि बेलग्राम चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और 15 साल तक इसने घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत किया था। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि मारवाड़ के किस शासक ने हुमायूं का सहयोग करने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि हुमायूं आया था सहयोग लेने के लिए, लेकिन ये सहयोग प्राप्त नहीं कर सका था। ठीक है, एक देखिए और शानदार क्वेश्चन है कि इस मालदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? तो अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिसमें से मालदेव कितने युद्ध में विजय रहा था? 51 युद्ध में। केवल किसमें हार गया था? तो केवल गिरी सुमेल के युद्ध में।
हारने का कारण भी था कि युद्ध से भाग गया। अगर ये युद्ध से नहीं भागता तो सीधी सी बात है कि मालदेव इसमें भी क्या हो जाता, विजय। तो यह मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है मालदेव के समय, और कला और संस्कृति को नया जो प्रचार प्रसार हुआ है वो भी किसके समय हुआ है, मालदेव के समय। विक्रमादित्य की सहायता की, उदय सिंह की सहायता की, हुमायूं को सहयोग देने का प्रस्ताव भेजा। अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिनमें से 51 में क्या रहा, ये विजय रहा। अब देखिए, जब मालदेव का अंतिम समय निकट आया और जब मालदेव को सैया से मतलब खाड़ से, जब हिंदू में क्या होता है, कोई आदमी अगर मरने वाला है तो उसको खाड़ से नीचे उतार लिया जाता है। तो जब इसको खाड़ से नीचे उतारा गया तो इसने कहा था कि मैंने मेरे जीवन में 4 भूल की है। इससे पूछा 4 भूल कौन सी की है, तो देखो इसने कहा था कि मैंने मेरी रानियों को दीवार में, इसने कहा कि मैंने मेरी रानियों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। ठीक है, रानियों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। तो आप देखो, जिंदा चुनवा दिया। इतनी रानियां होती थी पहले कि कई रानियों को जिंदा चुनवा दिया। आप सोच रहे हो कि दीवार से निकल के भागी नहीं क्या? पहले जो तुर्कों की दीवारें होती थी, आपने देखा है, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, वो इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ लगा सकते हैं दीवार पर। आपका लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला जो है, उसकी दीवार की चौड़ाई 30 फीट है। अपने यहाँ दीवार 9 इंच की होती है, जबकि यहाँ तुर्कों की दीवारें जो आपने देखी है 30-30 फीट चौड़ी होती थी, आराम से चुनवा देते थे। तो इसने कहा था मरते समय कि मैंने मेरी रानियों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। फिर है, इसने कहा कि मैंने मेरे भाई बंधु की हत्या करवा दी। भाई बंधु की हत्या करवाई, ये भी मेरी बहुत बड़ी भूल थी। एक इसने कहा कि मैं जो गिरी सुमेल के युद्ध से भाग गया था, ये भी मेरी बहुत बड़ी भूल है। और एक कहा था कि मैंने 7 लेश्वर दुर्ग को ढाया और इसके स्थान पर पोखरण का किला बनाया, और ये भी मेरी क्या है, एक बहुत बड़ी भूल है। इस प्रकार से इसने मरते समय 4 भूलें स्वीकार की थी। तो ये था आपका मालदेव। अगला शासक देखते हैं, राव चंद्र सिंह। राव चंद्र सिंह, देखो यहीं से प्रश्न पूछा जा चुका है, और प्रश्न ये है कि राव मालदेव के बाद शासक कौन बना? तो राव मालदेव के बाद राव चंद्र सिंह, और कार्यकाल भी वेरी मोस्ट है। देखो 1562 से लेकर के 1581 तक राव चंद्र सेन शासक रहा। जिस प्रकार से आपको राव मालदेव का कार्यकाल याद रखना था, उसी प्रकार से राव चंद्र सेन का कार्यकाल भी याद रखना है। फिर इसमें जो सर्वाधिक प्रश्न आता है वो इसकी उपाधियों से आता है। तो इसकी खूब सारी उपाधियां हैं। तो उपाधियां देखिए कौन कौन सी है राव चंद्र सेन की। तो एक तो इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में इसी शब्द को कहा गया है, दी फॉरगेट हीरो ऑफ मारवाड़। दे फॉरगेट हीरो ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है इसे। मारवाड़ का विस्तृत नायक कहते हैं, मारवाड़ का विस्तृत नायक जो है वो भी किसे कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक जो है वो इसको कहा जाता है। तो मारवाड़ का क्या कहलाता है? पथ प्रदर्शक। इसको तो मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी इसे कहते हैं। तो ये कई उपाधियां हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, दी फॉरगेट हीरो मारवाड़, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का विस्तृत नायक और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक। तो ये कई उपाधियां जो हैं
वो किसकी है? वो है राव चंद्रसेन की। अब देखिए इसका एक प्रश्न है, एक लोहट का युद्ध लड़ा इसने, और ये लोहट का युद्ध है वो किसके साथ लड़ा है? तो अपने भाई मोटा राजा उदय सिंह के साथ। लोहावट का युद्ध और लोहट का युद्ध लड़ा गया इसने 1563 में लड़ा। तो किसके बीच लड़ा गया? तो इसने अपने भाई के साथ लड़ा, मतलब राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। अब देखिए जो ये लोहट का युद्ध है इसमें विजय कौन रहा? तो विजय जो है राव चंद्रसेन रहा। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और वो ये है कि परम शक्तिशाली अकबर को चुनौती देने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन है? तो राव चंद्रसेन है। परम शक्तिशाली अकबर को चुनौती जो दी थी वो देने वाला शासक जो है राव चंद्रसेन है। एक है कि किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? अकबर की अधीनता जो है इसने स्वीकार नहीं की है। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के पश्चात दूसरा ऐसा शासक है जिसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई है। कौन सी प्रणाली? छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार का मतलब होता है छुपना और अगले को मौका पड़ते ही मारना ही छापामार युद्ध प्रणाली कहलाता है। तो छापामार युद्ध प्रणाली जो है वो सबसे पहले तो उदय सिंह ने, जो कि मेवाड़ का शासक है, उसके पश्चात दूसरा है राव चंद्रसेन जिसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई है। एक नागौर दरबार के बारे में पूछा जाता है कि नागौर दरबार है वो कब लगाया गया? 1570 में। कौन से दुर्ग में? तो अहिछत्रपुर दुर्ग में। अहिछत्रपुर दुर्ग कहाँ है? नागौर में। अब प्रश्न बनता है कि ये नागौर दरबार किसने लगाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने। किसकी मदद से लगाया? तो ये भारमल की मदद से लगाया था। भारमल कौन है? ये अपने आमेर के राजा हैं और राजस्थान के पहले ऐसे शासक है जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की है और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। वो व्यक्ति कौन है? भारमल। जब ये नागौर दरबार लगाया गया तो कई लोगों ने यह अधीनता स्वीकार की, जैसे बूंदी का शासक था सुरजन सिंह है, इसने अधीनता स्वीकार की है। जैसलमेर का शासक हर्राय था। जैसलमेर का शासक कौन है? हर्राय है। इसके अलावा बीकानेर का जो शासक है वो है कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह। ठीक है, कौन कौन है? तो कल्याणमल है और बीकानेर का शासक राय सिंह है। ठीक है, दोनों बाप बेटे हैं। इन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की है। यहाँ जोधपुर या मारवाड़ की तरफ से कौन गया है? तो जोधपुर की तरफ से पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है वो है मोटा राजा उदय सिंह है, जिसने यहाँ मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। राव चंद्रसेन जो है इसने यहाँ पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो लोहाट का युद्ध हुआ है 1563 में राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह के बीच। राव चंद्रसेन पहला ऐसा शासक है जिसने परम शक्तिशाली अकबर को चुनौती दी है। अकबर की अधीनता इसने स्वीकार नहीं की है। इसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। उदय सिंह के पश्चात दूसरा राजा है जिसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। एक इसके समय नागौर दरबार हुआ 1570 में अहिछत्रपुर दुर्ग में और अकबर ने लगाया था भारमल की मदद से। भारमल पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बूंदी के सुरजन सिंह ने अधीनता स्वीकार की है। जैसलमेर के राय ने की है। बीकानेर की कल्याणमल और राय सिंह ने की है और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की है। अब देखिए युद्ध के पश्चात ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। सॉरी, युद्ध के पश्चात नहीं, नागौर दरबार के पश्चात प्रश्न आता है कि नागौर दरबार के पश्चात अकबर ने मेहरानगढ़ दुर्ग जो है किसको सौंपा? मेहरानगढ़ दुर्ग ये किसको सौंपा? तो बीकानेर के राय सिंह को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने नागौर दरबार के पश्चात मेहरानगढ़ दुर्ग है किसको सौंपा था? तो बीकानेर के राय सिंह को सौंपा। देखो जो राव चंद्रसेन है ये भद्राझन चला गया था। भद्राझन जालोर में है। तो यहाँ पर अकबर ने सेना भेज दी थी
और सेना जो है वो भेजी खाने कला के नेतृत्व में, खाने कला के नेतृत्व में। बाद में सिवाना चला गया रावचंद्र सिंह, सिवाना दुर्ग जो है आपके बाड़मेर में, यहाँ चला गया। यहाँ पर जलाल खां कोची के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेज दी। जलाल खां कोची के नेतृत्व में क्या भेज दी, सेना भेजी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जलाल खां कोची है वो मारा गया, ठीक है, यहाँ पर मारा गया था। इस रावचंद्र सेन की आर्थिक हालत जो है, रावचंद्र सेन की आर्थिक हालत खराब हो गई, तो इसने एक तो क्या किया, फिर पिता का जो लाल मोती था वो मोती बेच दिया 60,000 रुपए में, मेवाड़ के शासक उदय सिंह को बेचा था इसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए, ठीक है। लाल मोती वो, या मैं बोलूं लाल जो रतन था वो बेच दिया, ठीक है, लाल रतन बोल दो, यहाँ लाल रतन था अपने पिता का मतलब है मालदेव का था, ठीक है, मालदेव इसके पिता है रावचंद्र सेन के। तो इसने क्या किया कि 60,000 रुपए में उसको बेच दिया। उस जमाने में 60,000 रुपए आप जानते हो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके अलावा पोखरण को बादशाह को गिरवी रख दिया, पोखरण को बादशाह को गिरवी रख दिया था इस रावचंद्र सेन ने, और 1 लाख फदिया जो है उसमें रखा था इसने। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, रावचंद्र सेन ने अपना निवास स्थान किसको बनाया था, तो सारण के पर्वत जो है, सारण के पर्वत जो आपके सोजत पाली में है, यहाँ पर इसने अपना निवास स्थान बनाया था। यहाँ सोजत पाली में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। ऐसा कहते हैं कि रावचंद्र सेन की जो मृत्यु हुई है विष देने से हुई है। कोई बेरसल नाम का व्यक्ति था, बेरसल, इसने इसको क्या दे दिया था, बेर निकाल लिया में, बेरसल ने जहर दे दिया, इससे रावचंद्र सेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये था आपका रावचंद्र सेन। धन्यवाद।